ओके जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी लूप्स के बारे में, सॉरी इफ़ कंडीशन के बारे में। नेस्टेड इफ़ के बारे में हमने बात की थी और दो एग्जांपल्स आप लोगों ने की थी, एक बिगेस्ट, फाइंडिंग द बिगेस्ट, और दूसरी फिज बस। ऐसा ही है जी। स्टूडेंट्स, ऐसा ही है। Yes, sir. ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल दैट वी लास्ट डिड। आज हम आगे डिस्कशन शुरू करते हैं अपनी। अगली एग्जांपल के लिए हमें एक और कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल करना है जिसका नाम है एन्यूमरेशंस। हमने कुछ अर्सा पहले डिस्कस किया था कि कॉन्स्टेंट्स को सी प्लस प्लस में कैसे फैसिलिटेट किया जाता है। तो उसमें मुख्तलिफ तरीके जो थे, एक तो था कि लिटरल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं जहाँ वैल्यू एज इट इज़ इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे हम सी आउट के अंदर डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे। दूसरा तरीका कांस्टेंट्स को फैसिलिटेट करने का ये था कि जैसे आप एक आम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले CONST कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखकर आप उसको कांस्टेंट बना सकते हैं। फिर एक तीसरा तरीका भी हमने देखा था कि आपके पास कांस्टेंट एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, जहां आप एक फंक्शन लाइक नोटेशन इस्तेमाल करके कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिक्लेयर कर लेते हैं। आज हम एक चौथा मेथड देखेंगे विच इज़ एन्यूमरेशंस। एन्यूमरेशंस जो हैं वो बेसिकली enum कीवर्ड के ज़रिए सी प्लस प्लस में डिक्लेयर किए जा सकते हैं, एंड दीज आर द काइंड ऑफ वेरिएबल्स विच ओनली एक्सेप्ट अ सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज़। मिसाल के तौर पे आप इन्हें यूज़र डिफाइंड टाइप्स भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक एन्यूमरेशन डिक्लेयर करें रेनबो कलर्स के नाम से, आप एन्यूमरेशन का नाम वैसे ही रखते हैं जैसे किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं, तो रेनबो कलर्स के नाम से सपोज़ हमने एक एन्यूमरेशन डिक्लेयर किया और यू कैन सी कि हमने इसको एनक्लोज किया है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और इसके आखिर में एक सेमीकोलन भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, Excuse me. तो नेम ऑफ एन्यूमरेशन लिखने के बाद आप उसकी वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं। इस केस में आप देखें, चूंकि हम रेनबो कलर्स हमने इसका नाम रखा, तो सपोज़ हम रेनबो के कलर्स इसमें स्टोर करना चाहते हैं, तो हमने वो 7 कलर्स यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए। ठीक है, सो ये सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज़ है जो आपने इस डेटा टाइप के साथ एसोसिएट कर दिया है, और यही वैल्यूज़ इस डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक और चीज़ जो आपको नज़र आ रही है इसके साथ, वो है कि आपने पहला जो कलर है इसको ज़ीरो असाइन किया हुआ है। ठीक है, बुनियादी तौर पर होता ये है कि कंपाइलर जो एन्यूमरेशन के अंदर वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम एन्यूमरेटर्स कहते हैं, उन एन्यूमरेटर्स को इंटीजर वैल्यूज़ असाइन करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर भी इसे ज़ीरो से ही शुरू करता है। लाइक वो वायलेट को 0, इंडिगो को 1, ब्लू को 2, ग्रीन को 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से असाइन कर देगा। तो ये ऑप्शनल है कि आप इस पहले एलिमेंट को कोई वैल्यू असाइन करें। इस केस में आपने 0 असाइन किया है, इसका मतलब है कि आप भी वही असाइनमेंट कर रहे हैं जो कि कंपाइलर को करना थी, एंड द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल हैव द फॉलोइंग वैल्यूज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ एक एग्जांपल है एन्यूमरेशंस की। मिसाल के तौर पे हम एक एन्यूमरेशन डिक्लेयर करते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस के नाम से, जिसके अंदर हम कार्डिनल डायरेक्शंस स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और फ़र्ज़ करें कि हम नॉर्थ को 25 से इनिशलाइज कर देते हैं, राइट। एज आई टोल्ड यू के पहले एलिमेंट को इनिशलाइज करना ऑप्शनल है। अगर आप नहीं करेंगे तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट से 0 से इनिशलाइज कर देगा और बाकी एलिमेंट्स को सो ऑन नेक्स्ट वैल्यूज़ दे देगा। इस केस में हमने खुद ही इसे 25 दे दिया है। इसका मतलब क्या है कि साउथ को 26, ईस्ट को 27 और वेस्ट को 28 मिल जाएगा, राइट। फिर आप इन वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं मेन के अंदर आकर। मेन के अंदर आके आप लिखते हैं डिस्प्लेइंग डायरेक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक वैल्यूज़। सो यू से नॉर्थ इज़ नॉर्थ। अब आप देखें यहाँ वैल्यू प्रिंट करने के लिए आप इसकी वैल्यू को डायरेक्टली लिख रहे हैं। यू हैव रिटन नॉर्थ हियर, राइट। और नॉर्थ जब आप लिखेंगे तो नॉर्थ प्रिंट नहीं होगा बल्कि उसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, विच इज़ 25 इन दिस केस।
Similarly, when you print south, it will print 26. When you will print east, it will print 27. And when you will print west, it will print 28. राइट? अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया है कि आपने ये जो डेटा टाइप क्रिएट की है, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप एनुमरेशन जब बनाते हैं तो आप अपनी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आप ये जो डेटा टाइप आपने क्रिएट की है कार्डिनल डायरेक्शंस, इस डेटा टाइप का वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट किया कार्डिनल डायरेक्शंस टाइप का, और उस वेरिएबल का नाम रखा विंड डायरेक्शन, और उसको वैल्यू असाइन कर दी साउथ। ज़ाहिर वैल्यू इन्हीं में से कोई हो सकती है जो एनिमेटर्स हैं इसके अंदर। तो आपने इसको साउथ असाइन कर दिया, राइट? सो अ वेरिएबल ऑफ टाइप कार्डिनल डायरेक्शंस इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड टू साउथ इन दिस केस। और साउथ की वैल्यू क्या है वो हम जानते हैं कि ये 25 है, तो साउथ की वैल्यू 26 होगी। और अब अगर आप प्रिंट करते हैं वेरिएबल विंड डायरेक्शन इज असाइंड और गिवन द वैल्यू विंड डायरेक्शन। सो विंड डायरेक्शन में चूंकि साउथ है, जब आप विंड डायरेक्शन को प्रिंट करेंगे तो साउथ की वैल्यू प्रिंट होगी विच इज़ 26। सो आप एन्यूमरेटर्स को डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एन्यूमरेशन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करके भी उसको एन्यूमरेटर्स असाइन कर सकते हैं। नाउ वी हैव एन एग्जांपल ऑफ इफ स्टेटमेंट दैट यूजेस एन्यूमरेशन। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमने एक एन्यूमरेशन डिक्लेयर किया है डेज ऑफ वीक के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर 7 वैल्यूज़ हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो ऑन। संडे को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, तो ज़ाहिर है बाकी एलिमेंट्स की वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली एक एक के इजाफे से आगे आ जाएंगी। देन वी प्रिंट आउट फाइंड व्हाट डेज ऑफ वीक आर नेम्ड आफ्टर। आपसे पूछा जाता है कि जी आप बताइए कि आप किस दिन के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका नाम कैसे रखा गया। तो आप वैल्यू एंटर करते हैं और अगेन आपको वैल्यू इंटीजर में एंटर करनी है, राइट? सो आप अगर 0 एंटर करेंगे तो दैट विल मीन संडे, अगर आप 1 एंटर करेंगे तो दैट विल बी मीन मंडे एंड सो ऑन। और फिर आपने इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन के स्ट्रक्चर के अंदर ये बताया हुआ है, मिसाल के तौर पे अगर आप यूज़र 0 एंटर करता है तो इट विल प्रिंट दैट संडे वाज नेम्ड आफ्टर सन। अगर 1 एंटर करता है तो इट विल प्रिंट दैट द मंडे वाज नेम्ड आफ्टर मून। ट्यूसडे के केस में द ट्यूसडे वाज नेम्ड आफ्टर मार्स एंड सो ऑन। और अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं करता तो इट विल से दैट रॉन्ग एंड पुट, यू नीड टू एक्सिक्यूट अगेन। हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। So for example, if I enter 0, this says that Sunday was named after sun. And if I enter 6, it will say that Saturday was named after Saturn. And if I enter a value which is beyond the range, it will say wrong input, you need to execute again. Okay, next is a switch case. Switch case in many situations is an alternate to if else if structure, ठीक है। स्विच के अंदर आप कोई एक्सप्रेशन देते हैं और वो एक्सप्रेशन किसी कांस्टेंट में एवेल्युएट हो जाता है और फिर आप उसके लेबल्स को देख लेते हैं कि कौन सा लेबल मैच करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ आपने स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो आप केसेस में प्लेस करेंगे। वैल्यू 1 कैन बी हियर, वैल्यू 2 कैन बी हियर एंड सो ऑन। जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं उतने ही केसेस आप उसके बना देंगे, ठीक है। और हर केस के अंदर आपने जो एक्शन परफॉर्म करना है आप उन एक्शंस को लिस्ट कर देंगे। और एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है कि हर केस के आखिर में आप ब्रेक स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो जो भी केस ट्रू होगा उसके फॉलोइंग केस को भी एग्जीक्यूट कर देगा। और फिर आखिर में आपको एक डिफ़ॉल्ट केस नज़र आ रहा है। डिफ़ॉल्ट केस उस सूरत में एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी लेबल मैच नहीं करता। जो पिछली एग्जांपल हमने देखी है बिल्कुल वही एग्जांपल हम यहाँ पे स्विच केस के साथ देख रहे हैं, ठीक है। सो वी बेटर सी इट देयर, ताकि हम इसको एग्जीक्यूट ही करके देख लें। सर जी सर जी जी सर हमने ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप नहीं पढ़ी, तो कोई और एग्जांपल से आप ये स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स पढ़ा दें। हमने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप नहीं पढ़ी तो वो समझ नहीं आ रही। आपको एन्यूमरेशन की समझ नहीं आई?
सर हमने ये डेटा टाइप्स नहीं पढ़ी यूजर डिफाइंड, जी जी, तो मैं आपको यहाँ तो पढ़ाने के आती लिए भी ही नहीं है तो मौजूद हूँ। कंबाइन कर। मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए ही मौजूद हूँ। आपको जो बात समझ नहीं आ रही आप मुझे बताइए, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। सर एम का कंसेप्ट समझा दें, बाकी ओके सही ओके, है। देखिए, एनिमरेशन मैंने कहा कि एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। और अभी हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए आप ये कीवर्ड लिखते हैं एनम, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने वेरिएबल का नाम रखा डेज ऑफ वीक, और ज़ाहिर है एनिमरेशन आमतौर पे आप किसी ख़ास पर्पस के लिए ही डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमने कार्डिनल डायरेक्शन स्टोर करनी है, या रेनबो कलर स्टोर करने हैं, या डेज ऑफ वीक स्टोर करने हैं, या मंथ्स ऑफ ईयर स्टोर करने हैं। तो इस तरह का एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज़ जिनको हम ग्रुप कर देना चाहते हैं, उसको हम एक एनिमरेशन में डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमने एक एनिमरेशन डिफ़ाइन किया जिसका नाम हमने रखा डेज ऑफ वीक, और इसको हम एनक्लोज कर देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, और इसके आखिर में हम एक सेमीकोलन भी डालते हैं। अच्छा, दरमियान में हम कॉमा सेपरेशन से इसकी वैल्यूज़ प्लेस कर रहे हैं। हमने लिखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये जो हमने ज़ीरो से इसको इनिशलाइज़ किया है, ये देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब ये जो एनिमरेशन है आपके सामने डेज ऑफ वीक के नाम से, इसमें 7 वैल्यूज़ हैं। ये 7 की 7 वैल्यूज़ अपेरेंटली तो आपको नज़र आ रही हैं कि अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिखी हुई हैं, लेकिन कंपाइलर इनको बैक एंड पे इंटीजर आइडेंटिफायर असाइन करता है। यानी वो संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, जैसे एरे के इंडेक्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इनको जो है वो आइडेंटिफायर्स असाइन कर देता है। हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम अगर चाहें तो हम इनिशियल वैल्यू खुद भी दे सकते हैं। जैसे हमने संडे को यहाँ पे 0 दे दिया, तो ये वही काम है जो कंपाइलर ने भी कर ही देना है। तो मंडे को 1 और ट्यूसडे को 2 और सो ऑन इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप इन वैल्यूज़ को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप आम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं और आम वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हर हफ्ते का जो दिन है वो किसी ना किसी वजह से रखा गया है। तो किस वजह से रखा गया है? फाइंड व्हाट डेज ऑफ वीक आर नेम्ड आफ्टर। आप क्या करते हैं? एंटर अ नंबर फॉर अ डे। अब आप जब यहाँ आपने लिखा इंट डे इनपुट, एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको आपने वैल्यू जो दी है वो संडे दी है। आम तौर पे आप इस तरह की वैल्यू इंटीजर को नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि इस केस में आपने एक एनिमरेशन डिफाइन किया हुआ है और उसके अंदर संडे एक लेजिटिमेट वैल्यू है जो बैक एंड पे एक इंटीजर में ही मैप होती है, और वो इंटीजर 0 है, लिहाजा आप संडे से इंटीजर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर आप सी इन करेंगे, डे इनपुट में कोई इनपुट लेंगे। अब ये जो इनपुट आप लेंगे ये आप न्यूमेरिक फॉर्म में लेंगे। आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो लेजिटिमेट रेंज है उसमें से कोई नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। 0 का मतलब हमें मालूम है संडे है, और 1 का मतलब मंडे है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपने इस डे इनपुट को यहां मेंशन कर दिया स्विच के अंदर। डे इनपुट की मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। और हमें मालूम है कि 0 के पीछे क्या है, 1 के पीछे क्या है, 2 के पीछे क्या है, ठीक है। अब यहां आगे आपने लिखा केस संडे। इसका मतलब क्या है कि अगर डे इनपुट वेरिएबल के अंदर संडे इनपुट किया गया है, यानी 0 इनपुट किया गया है, तो आप ये काम करेंगे, सी आउट संडे वॉज नेम्ड आफ्टर सन, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट। दूसरा केस क्या है? ये वही इफ एल्स इफ वाली बात है। आप अगर इफ एल्स इफ से कर लें तो भी यही काम है, और अगर आप इफ एल्स इफ के बगैर केस से कर लें तो भी यही काम है। दूसरा केस है मंडे। जी सर आपने एक डेटा टाइप बनाई थी जिसको इनम नाम की थी, मतलब उसका एक नाम अलग से था। जी वो जी, तो सर डेटा टाइप का नाम हो गया, तो सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे इनको क्या कहेंगे? ये इसकी individually? ये इनकी वैल्यूज़ हैं। ये अगर आप देखें तो जो हमने डेटा टाइप बनाई उसकी वैल्यूज़ उसके अंदर दे दी। संडे उसकी वैल्यू है, मंडे उसकी वैल्यू है, ट्यूसडे उसकी वैल्यू है, और इनको हम एन्यूमरेटर्स भी कहते हैं। ये जो वैल्यूज़ हम एक एन्यूमरेशन के अंदर डिफाइन करते हैं, इनको हम एन्यूमरेटर्स भी कहते हैं। ओके, और सर अगर मैं संडे को 2 से इनिशियलाइज करता तो मंडे को इंडेक्स मिलता 3 का? जी जी, 3 मिलता, बिल्कुल, और सही सर। ठीक है।
सो इसी आपने ये सारे केसेस यहाँ पे लिस्ट कर दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और आखिर में आपने डिफ़ॉल्ट केस लिस्ट किया। डिफ़ॉल्ट केस आप जानते हैं होता है उस सूरत में एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस मैच नहीं करता, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यही एग्जांपल हमने पहले इफ एल्स इफ से देखी है। अगर हम मसलन मैं 0 लिखूं तो इट सेज संडे वाज नेम्ड आफ्टर सन। अगर मैं इसको 6 दूं तो it says that Saturday was named after Saturn. और again if I give it 7 it says wrong input, execute again. अच्छा, यहाँ पे मैंने ये भी कहा कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका रोल अहम है। मिसाल के तौर पे आप मंडे के आगे जो ब्रेक है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ फ़र्ज़ करें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, मंडे के लिए इंटीजर कोड 1 होगा, मैं फ़र्ज़ करें 1 एंटर करता हूँ तो मुझे 2 मैसेजेस मिल गए। एक, मंडे वाज नेम्ड आफ्टर मून, ओके, मंडे तो मैंने केस मेरा मैच करता है यहाँ पे, लेकिन ये ट्यूसडे वाला केस क्यों प्रिंट हुआ? ट्यूसडे वाज नेम्ड आफ्टर मार्स। बेसिकली ट्यूसडे तो मैच नहीं करता मंडे से। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते तो जो केस आपका ट्रू हुआ है उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स, उसके बाद वाले केसेस डिस्पाइट द फैक्ट कि वो फॉल्स हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और तब तक एग्जीक्यूट होते हैं जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाती। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये ब्रेक भी मिटा दूं और अब अगर मैं मंडे चूज करूं जिससे 1, तो 3 स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गई। मंडे वाज नेम्ड आफ्टर मून, ट्यूसडे वाज नेम्ड आफ्टर मार्स एंड वेडनेसडे वाज नेम्ड आफ्टर मर्करी। वेडनेसडे पे जाके क्यों रुक गया? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू यूज cases you need to include these break statements to stop the flow where the match occurs. Okay, next is the use of ternary operator. हमारे पास if else की शेप जो है इसी को सपोर्ट करने के लिए एक शॉर्ट नोटेशन अवेलेबल है जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, जो कि बेसिकली 2 सेपरेटर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वन इज़ द क्वेश्चन मार्क एंड द अदर इज़ द कॉलन। इसमें होता क्या है कि आप कंडीशन मेंशन करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और अगर फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर आप देखें तो आपने लिखा है इंट मैक्स इज़ असाइंड, और आगे आपने ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिख दी है कि अगर तो num1 num2 से बड़ा है तो num1 मैक्स को दे दें, वरना num2 दे दें, राइट। सो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी एक इस छोटी सी एग्जांपल में है। सो इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो आप इसमें 2 नंबर इनपुट करते हैं, और ये है वो लाइन जिसमें आप ये टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप मैक्स को क्या असाइन करेंगे? मैक्स को असाइन करेंगे इस कंडीशन की आउटकम की बेसिस के ऊपर num1 या num2। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो num1 दे देंगे क्योंकि num1 बड़ा है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो num2 दे देंगे। यानी ट्रू के केस में क्वेश्चन मार्क से के बाद वाली, और फॉल्स के केस में कॉलन के बाद वाली वैल्यू आप मैक्स को असाइन करेंगे, राइट। we just execute it. So मिसाल के तौर पे हम इसको 2 3 देते हैं तो it says that the greater of 2 and 3 is 3, तो मैक्स को इसने 3 दिया। अब ये लॉजिक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप यूँ लिख लें if max is greater than 2 तो मैक्स को 1 दे दें, वरना मैक्स को 2 दे दें। यानी ये जो 4 लाइनों में आपने लिखा है या बल्कि 5 लाइनों में वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है, तो इसको आपने इस एक लाइन में यूँ लिख दिया, right? So apparently it is facilitatory in terms of shortage of sentences. हम बहुत एक ही फिक्र के अंदर बहुत सारा काम कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी समझा जाता है कि it can easily lead to some confusions. So अगर आप ternary operator का इस्तेमाल करते हैं तो you should be very careful of what you are doing. Okay, next is loops. बेसिकली कहा जाता है, आपने शायद सुना होगा कि लॉजिक के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उसके 3 पार्ट, 3 कह लें कि कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। एक सीक्वेंस, यानी आप एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। दूसरा सिलेक्शन या डिसीजंस, यानी आप
कंडीशनली फैसला कर रहे होते हैं कि आपको कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, हर चीज़ सीक्वेंस में नहीं होती, जैसे कि इफ़ कंडीशन में हम करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है आइटरेशन, कि आप चीज़ों को रिपीट भी करते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं और आमतौर पे कहा जाता है कि तकरीबन लॉजिक के तमाम प्रॉब्लम्स को इन 3 स्ट्रक्चर्स से सॉल्व किया जा सकता है। सो आइटरेशन भी बेसिकली इफ़ कंडीशन की तरह हो सकती है एक एतबार से, अगर हम उसे मेंशन करना चाहें। इफ़ कंडीशन में आप कंडीशन जो है उसको एवेलुएट करते हैं, अगर ट्रू है तो उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, वरना आगे चले जाते हैं। जबकि लूप के केस में अगर कंडीशन ट्रू है तो आप उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके दोबारा कंडीशन को चेक करने चले जाते हैं, और आप तब तक कंडीशन को चेक करते रहते हैं जब तक कि वो फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक लूप आपकी एग्जीक्यूट होती रहती है। जो रुडिमेंट्री शेप थी लूप की, जो सी से बेसिकली इनहेरिट होते हुए आ रही थी, दैट वाज गो टू स्टेटमेंट, कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी कोई लेबल लगा के गो टू के जरिए उस लेबल पे जंप कर सकते हैं व्हेनेवर यू नीड टू। सो अगर इफ आई शो यू द एग्जांपल ऑफ गो टू, so that's this। यहाँ अगर आप देखें तो आपने प्रोग्राम के शुरू में ही स्टार्ट कॉलन ये एक लेबल डिफाइन कर दिया। आप जो भी काम इसके अंदर करते जा रहे हैं, आप आखिर में जाके क्या करते हैं कि आप ये रिपीट करना चाहते हैं। अगर आपने रिपीट में वाई एंटर किया है तो आपने गो टू स्टेटमेंट और स्टार्ट लिख दिया आगे। जब आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे गो टू स्टार्ट, तो ये दोबारा स्टार्ट पे चला जाएगा, राइट। सो वी जस्ट एग्जीक्यूटेड, ये 2 नंबर्स इनपुट लेता है और उनको मल्टीप्लाई और ऐड कर लेता है। So 2 into 2 is 4 and 2 plus 2 is also 4, and then it asks you whether you want to perform this operation again or not. If you will press Y, it will repeat this. So if I press Y, it again says you can enter 2 integers and do whatever you want to do with this, and then if I now press no, it says goodbye and exits. So this is the very basic shape of loop that was coming from C, right? लेकिन आम तौर पे गो टू को एक अच्छी स्टेटमेंट रेपिटेशन के लिए नहीं समझा जाता, बिकॉज इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत वाइल्ड हो जाता है। आप कहीं भी लेबल्स प्लेस कर सकते हैं, और आम तौर पे अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो कहा जाता है कि इट रिजल्ट्स इन अ स्पैगेटी कोड। तो वो एक स्पैगेटी की तरह का मिला जुला सवैयाँ बन जाती हैं जिनको फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एडवाइस ये किया जाता है दैट गो टू शुड बी अवॉइडेड as much as possible। तो हमारे पास ज़्यादा कंपोज्ड स्ट्रक्चर्स हैं आइटरेशन के लिए, जैसे वाइल लूप है। वाइल लूप आप जानते हैं कि उसमें आप एक एक्सप्रेशन देते हैं, अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो आप वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं, और जब तक वो एक्सप्रेशन ट्रू रहता है आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते रहते हैं, और अगर वो एक्सप्रेशन कभी फॉल्स नहीं होता तो आपकी लूप भी कभी टर्मिनेट नहीं करती। सो ये वही एग्जाम्पल जो हमने गो टू के साथ की थी, उसी एग्जाम्पल को हम वाइल लूप के साथ देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपने यूज़र सिलेक्शन के नाम से एक कैरेक्टर ऊपर ले लिया, उसको m से इनिशलाइज कर दिया, और आप इनपुट में कह रहे हैं कि अगर आप x प्रेस करेंगे तो हम एग्जिट कर जाएंगे, अगर आप कोई भी और चीज़ प्रेस करेंगे तो हम दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल नाउ यू डू दिस, एंटर 2 इंटीजर्स 2 and 3, so 2 into 3 is 6 and 2 plus 3 is 5, and now you can press x to exit, right? So say I want to recalculate, so again you can do this, and now if I press X I will exit out of this loop। इस एग्जाम्पल के हवाले से कोई सवाल है तो पूछ लीजिए अभी। आई एम जस्ट गोइंग फास्ट बिकॉज you people know something about these already। okay we move on। फिर वाइल लूप के बाद हमारे पास एक लूप है जिसे हम डू वाइल कहते हैं। डू वाइल में और वाइल में आमतौर पे फ़र्क ये होता है कि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशन ट्रू हो तो आप लूप की बॉडी में अंदर दाखिल होते हैं, जबकि डू वाइल के केस में पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाती है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। यानी डू वाइल के अंदर एक बात की ज़मानत आपको मिल जाती है कि लूप की बॉडी कम अज़ कम एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगी, इवन इफ द कंडीशन इज़ फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। So this is the same example using do while, बल्कि ये एग्जाम्पल do while के साथ ज़रा ज़्यादा सूटेबल लगेगी हमें।
सो इस केस में देखें यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन आपने वाइल की यहाँ पे लगाई है और यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगाया है। जब आप सिर्फ वाइल लूप लिखते हैं तो उसके आगे सेमी कॉलन नहीं लगाते, जैसे इफ़ के आगे नहीं लगाते, बिकॉज वो लूप को वहीं ख़त्म कर देगा। जबकि यहाँ पे चूँकि वाइल टर्मिनेट हो रही है तो सेमी कॉलन आपने लगाया है। सो देयर इज़ नो सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ वाइल, बट देयर इज़ अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ डू वाइल। सो अगेन यू एंटर टू इंटीजर्स, right, and you can press X to exit, and we press X to exit because it is pretty much the same example again. Okay, next is probably the most sophisticated iteration structure जिसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, that is the for loop. for loop को ज़्यादा sophisticated इसलिए समझा जाता है कि ये बहुत सारे structures जो हैं वो loop के अंदर ही facilitate कर देती है, loop को declare करते हुए facilitate कर देती है। इसमें तीन चीज़ें आप बता सकते हैं। एक तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, जिसमें आप आम तौर पे किसी काउंटर को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। दूसरी बात जो इसके अंदर आप बताते हैं वो होती है एग्जिट या टर्मिनेटिंग कंडीशन, ठीक है, जो कि आम तौर पे कोई लिमिट चेक होता है, आप उस काउंटर की किसी लिमिट को चेक कर रहे होते हैं। और तीसरी चीज़ जो आप इसके अंदर बताते हैं वो होता है पोस्ट चेक, कि जब आप लूप को एग्जीक्यूट करके आएंगे तो उसके बाद आपने आखिर में कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आप वो वहाँ पे करते हैं। और आम तौर पे ये जो काउंटर आपने लिया हुआ होता है उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट टाइप चीज़ होती है, राइट। सो ये तीन चीज़ें हैं जो आप फॉर लूप में स्पेसिफाई करते हैं। इनिशियलाइजेशन जो कि लूप के शुरू में एक ही बार होती है, दूसरी चीज़ कंडीशन चेकिंग जो हर बार लूप में दाखिल होने से पहले कंडीशन चेक की जाएगी, और तीसरी चीज़ पोस्ट एक्शन जो कि जब भी आप लूप से बाहर आ रहे होंगे तो आखिरी चीज़ जो आप करेंगे वो एक्शन होगा, वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का, और उसके बाद आप फिर दोबारा कंडीशन चेक करके डिसाइड करेंगे कि आपको लूप में दोबारा दाखिल होना है या नहीं होना। आम तौर पे जो स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स होते हैं जैसे अरेज हैं, तो अरेज के साथ इस्तेमाल के लिए फॉर लूप टाइप स्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा सूटेबल समझा जाता है। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें आप बेसिकली एक अरे है 5 एलिमेंट्स का, उसको इनपुट कर रहे हैं और उसको प्रिंट भी कर रहे हैं, ठीक है। सो आपने एक अरे की लेंथ के लिए कांस्टेंट लिया अरे लेंथ के नाम से, उसको साइज़ 5 दे दिया, और फिर उस अरे को माई नाम्स को आपने इनिशलाइज कर दिया 0 से, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और फिर आप इसको पॉपुलेट करने लगे हैं। अब तो आप यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं, इंट काउंटर इज इक्वल टू 0। अब ये एक काउंटर वेरिएबल है जो आपने यहाँ पे लिया, इसको 0 से इनिशलाइज किया। कंडीशन आप क्या लगा रहे हैं, जो हर बार दाखिले से पहले आप चेक करेंगे कि जब तक काउंटर की वैल्यू अरे लेंथ से कम रहती है, और जब आप लूप एग्जीक्यूट करेंगे तो आखिर में आपने क्या काम करना है, काउंटर में 1 का इजाफा करना है। सो आप क्या करेंगे, एंटर एन इंटीजर फॉर एलिमेंट काउंटर, यानी 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए आप एक एक एलिमेंट एंटर करते जाएंगे। और वो एंटर किस में करेंगे, माई नाम्स जो कि अरे का नाम है, और आगे इंडेक्स में आप काउंटर दे देंगे। तो पहली बार 0 में, फिर 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में एंटर होगा। 4 के बाद जब ये वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। बाद में आप इसी अरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, वही लूप आपने दोबारा लगाई, और आप यहाँ देखें तो आप ये वेरिएबल दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंटर काउंटर। ये इंट काउंटर यहाँ डिक्लेयर्ड है, इसका स्कोप इस फॉर लूप तक महदूद है। ये इंट काउंटर यहाँ डिक्लेयर्ड है तो इसका स्कोप इस फॉर लूप तक महदूद है। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स समझे जाएंगे यहाँ पर। हम इस एग्जाम्पल को भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। So suppose I give the values 2, 3, 4, 5, 6. So it prints the same values. अच्छा, फर्स्ट करें, अगर मैं 2 स्पेस 3 दे दूं तो क्या होगा। If I give it 2 space 3 for the first element and press enter, what will happen?
know cin terminates the input when it encounters space. सो ये 2 को तो एलिमेंट 0 में प्लेस कर देगा, और 3 चूँकि बफर में मौजूद रहेगा तो जो अगली इनपुट आएगी उसके अंदर वो 3 प्लेस कर देगा, और हमसे एलिमेंट 1 के लिए इनपुट मांगेगा ही नहीं, हमसे 2 के लिए मांग लेगा। अब अगर मैं 4 स्पेस 5 स्पेस 6 दे दूं तो इनपुट पूरी हो गई, राइट। सो अगर आप स्पेसेस के साथ इसको एंटर करेंगे तो वो जो अगली इनपुट्स होगी उसके अंदर स्पेस के बाद वाली चीज़ों को अकोमोडेट कर देगा। लिहाजा सी इन जब आप कर रहे हैं तो बी केयरफुल, आप स्पेसेस इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट कैन लीड टू सम डिफरेंट रिजल्ट्स। ओके मतलब सर अगर स्पेस देंगे तो अगली इंडेक्स को वो असाइन कर देगा। जी, असल में सी वो बेसिकली इनपुट स्ट्रीम के अंदर तो आ गया ना। अब इनपुट स्ट्रीम ने ज़ाहिर है स्पेस पे उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद वाले जो भी कैरेक्टर हैं वो उसके अंदर मौजूद रहे। तो अगर दोबारा सी इन कॉल किया गया है कहीं पे तो अगला आइटम उसके अंदर चला जाएगा। इस तरह तो सर फिर एक इटरेशन स्किप हो जाएगी। आपसे स्किप हो जाएगी, प्रोग्राम का हिस्सा तो वो रहेगी। यही तो आपको बताया कि जब आप सी इन कर रहे हैं तो आपने स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं करना। ओके सर। ओके, फिर फॉर लूप को ही इस्तेमाल करते हुए ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों बातें इसमें ज़रूर बताएं। आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी बात इसके अंदर ना बताएं, ना इनिशियलाइजेशन करें, ना कंडीशन मेंशन करें, ना पोस्ट स्टेप परफॉर्म करें। जैसे इस सिचुएशन में देखें तो वही एग्जांपल जो हमने पहले की थी वाइल लूप और डू वाइल लूप के साथ, कि जिसमें हम 2 नंबर एंटर कर रहे थे, उनको मल्टीप्लाई और ऐड कर रहे थे, तो वही एग्जांपल अगर हम फॉर लूप के साथ करें तो उस सूरत में हमें तीसरी जो स्टेप था उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें बेसिकली हमने क्या किया, एक कैरेक्टर लिया, उसको m से इनिशलाइज कर दिया, और यूज़र सिलेक्शन जब तक x नहीं हो जाती। अब आप यूज़र से इनपुट लेते हैं, उनको ऐड और मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देते हैं, फिर यूज़र से दोबारा सिलेक्शन लेते हैं। जब तक यूज़र x एंटर नहीं करेगा तब तक आप इसको आइटरेट करते रहेंगे। अब इस केस में ये काम ज़ाहिर है वाइल लूप के साथ हमने ज़रा ज़्यादा सूटेबली कर लिया था, लेकिन यही काम फॉर के साथ भी किया जा सकता है। और यू कैन नेचुरली सी कि अब यहाँ पे हमें किसी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनपुट डायरेक्टली यूज़र से ले रहे हैं और यूज़र की दी हुई इनपुट की बेसिस के ऊपर आपने कंडीशन का फ़ैसला करना है कि आपने मज़ीद कंप्यूट करना है या यहाँ पे रुक जाना है, राइट। कोई सवाल है अभी तक तो पूछ लीजिए। Everybody is okay? जी सर। अच्छा, अब देखिए अगर मैं ये कंडीशंस यहाँ से सिरे से हटा दूँ, ज़ाहिर है इसको इस पर भी एतराज़ होगा कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, तो हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब देखें तो लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 2 सेमीकोलन लिखे हुए, 2 सेपरेटर लिखे हुए सिर्फ। अब ये एक इनफाइनाइट लूप बन गई है, यानी फॉर लूप के अंदर ना कोई इनिशियलाइजेशन है, ना कोई कंडीशन है, ना कोई पोस्ट एक्शन है। सो दिस लूप विल कंटिन्यू टू आइटरेट फॉरएवर। So it will say enter 2 numbers, I enter 2 numbers, ये फिर कहेगा enter 2 numbers, I enter 2 numbers, and it will keep on doing this, right? Because इस loop में अब कोई terminal condition नहीं है. So this is an infinite loop and it will continue to loop forever. ओके, फिर C++11 से ऑनवर्ड एक और सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स जो इसमें ऐड किया गया, आप कह लें कि जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है शायद उनसे इंस्पायर्ड या वट एवर यू मे कॉल इट, दैट इज़ रेंज बेस्ड फॉर लूप विच कैन ऑपरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। मिसाल के तौर पे रेंज ऑफ वैल्यूज़ अरे की हो सकती हैं जिसके ऊपर वो ऑपरेट करना चाहे, ठीक है। इसमें आप करते क्या है कि जो आपका सीक्वेंस है, मिसाल के तौर पे कोई अरे है, वो यहाँ पे आप लिखते हैं कॉलन के राइट साइड पे, और कॉलन के लेफ़्ट पे उस टाइप का एक वेरिएबल आप लिख देते हैं जिसके अंदर आप उसकी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 गेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ देखें
आपने एक एरे डिक्लेयर किया सम नम्स के नाम से, जिसको आपने 5 वैल्यूज़ से इनिशलाइज कर दिया। अब अगर आप फॉर लूप में, रेंज बेस्ड फॉर लूप में इसको इस्तेमाल करते हैं तो यूँ कर सकते हैं, कॉलन के बाद आपने लिखा एरे का नाम सम नम्स, और कॉलन से पहले आपने लिख दिया जिस टाइप का वो एरे था उस टाइप का एक वेरिएबल इंट अ नाम, राइट। अब होगा क्या कि सम नम्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 ए नम में आते जाएंगे और आप उनको यहाँ पे प्रिंट करते जा रहे हैं। तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो सम नम से एक उठाकर नम में प्लेस कर दिया जाएगा, नम को प्रिंट किया 1 प्रिंट हो गया। फिर दूसरी बार 101 प्लेस कर दिया जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर तीसरी बार -1 प्लेस कर दिया जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। और जब 2040 इसमें प्लेस करके प्रिंट करेंगे तो उसके बाद सम नम्स में मज़ीद एलिमेंट्स बाकी नहीं बचे, सो दैट लूप विल एंड। सो ये सारे का सारा काम जो है ये ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। इसके अंदर आपको इंडेक्स को इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको बाउंड चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी इस केस में, ठीक है। इसमें आप एक छोटा सा ट्वीक और ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि जो ये यहाँ आपने वेरिएबल लिखा है उसकी डेटा टाइप लिखी है, आप यहाँ पे इंट की बजाय ऑटो भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑटो भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप गेट करके इसको उसी टाइप का वेरिएबल बना देगा। So here is an example which demonstrates the use of range based for loop with different kind of sequences. So आपने यहाँ एक integer array declare किया और आपने यहाँ sum nums और int a num लिख के उसके elements को print कर दिया। फिर आपने यहाँ एक और integer array literally ले लिया, यानी ये variable के तौर पर declared नहीं है, literal value है उसकी, यहाँ आपने auto के साथ इसको ले लिया, ठीक है। फिर आपने एक character array declare किया यहाँ पे, ठीक है, और character array जो है उसके साथ भी आपने ऑटो के ज़रिए उसके एलिमेंट्स को गेट कर लिया, सो दैट विल वर्क एज वेल। फिर आप एक डबल टाइप का एरे ले रहे हैं, डबल के साथ भी आप ऑटो का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने एक ये पहले सी स्टाइल स्ट्रिंग थी, अब आपने C++ स्टाइल स्ट्रिंग ली है, तो C++ स्टाइल स्ट्रिंग जो है वो भी ऑटो के कीवर्ड के साथ काम करेगी, एंड यू विल बी एबल टू विटनेस द आउटपुट ऑफ ऑल ऑफ दीज नॉर्मली। We run this example to see this demonstration. So you see all these elements are printed one by one with space separation. ठीक है। Any doubt in this example? सर इसमें है डाउट। जी जी। सर इसे थोड़ा सा ड्राई रन कर दें ऊपर से। जी, अब ये देखिए आपने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया जिसमें आपने 5 वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। जब आप इस लूप में आते हैं आपने यहाँ क्या लिखा, एरे का नाम सम नम्स, और यहाँ आपने उसी टाइप का एक वेरिएबल लिख दिया। अब ये लूप ऑटोमेटिकली इस सीक्वेंस में से 1 बाय 1 नंबर्स को उठा के इस वेरिएबल ए नम में प्लेस करती जाएगी। तो पहली बार सम नम्स में से 1 उठाया और ए नम में डाल दिया, आपने इसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट कर दी और राइट स्पेस प्रिंट कर दी। फिर ये लूप आइटरेट कर रही है, दूसरा एलिमेंट 101 उठाया, उसको ए नम में डाला तो 101 प्रिंट कर दिया, स्क्रीन पे 101 प्रिंट हो गया। फिर -1, फिर 40 और फिर 2040 ये प्रिंट हो गया। ये प्रिंट करने के बाद इस एरे के एलिमेंट्स ख़त्म हो गए तो लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर गई और उसके बाद उसने एक एंड एल प्रिंट कर दिया, यानी नई लाइन पे चला गया काम, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो सेकंड फॉर लूप के अंदर आपने डायरेक्टली एरे लिखा हुआ है, यहाँ से पहला एलिमेंट 5 उठ के एन एलिमेंट में जाएगा, टाइप भी आपने ऑटो कर दी इस बार, ठीक है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। फिर 222 110 -45 एंड 2017 ये प्रिंट हो जाएंगे और फिर आप एंड एल करके आगे चले जाएंगे। फिर आपने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया, राइट, उसके एलिमेंट 1 बाय 1 यहाँ पे आपने कैरेक्टर एरे लिख दिया और यहाँ पे आपने ऑटो एक कैरेक्टर आपने वेरिएबल लिख दिया, टाइप उसकी अगेन ऑटो दे दी,
ठीक है। ऑटो तो ज़ाहिर है आपको पता है ये बेनिफिट देता है ना कि आपको डाटा टाइप खुद नहीं बतानी पड़ती, कंपाइलर खुद ही डिसाइड कर लेता है। तो जब उसको ये पता है कि राइट साइड पे जिस टाइप का एरे है उसी टाइप का वो डेटा टाइप उसको दे देता है, ठीक है। सो इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, UCHELLO। फिर आपने डबल टाइप दिया था, उसके भी एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रिंट कर दिया। फिर आखिर में आपने एक C++ स्ट्रिंग दी थी, उसके एलिमेंट्स को भी उसने वन बाय वन स्पेस के साथ प्रिंट कर दिया यहाँ पे। इज इट बेटर नाउ? ओके। अच्छा, जनरली ऐसा होता है कि हम जो लूप्स हैं उनके अंदर जो कंडीशन एक्सप्रेशंस होते हैं उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं लूप की आइटरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। यानी वो कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तो लूप आइटरेट करती है, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप आइटरेट करना ख़त्म कर देती है और आगे चली जाते हैं, कंट्रोल आगे चला जाता है। अच्छा, देयर आर सिचुएशंस, जैसे मिसाल के तौर पे एक सिचुएशन ये है कि हमारे पास इनफाइनाइट लूप्स हैं। अगर आप वाइल में ट्रू लिख दें या डू वाइल में अंदर ट्रू लिख दें या फॉर लूप के अंदर सिर्फ 2 सेमीकोलन प्लेस कर दें, तो ये तीनों लूप्स इनफाइनाइट लूप्स हैं। यानी ये लूप हमेशा चलती रहेंगी, कभी एंड नहीं होंगी। और सिस्टम में ऐसी सिचुएशंस अकर करती हैं जहां हमें इनफाइनाइट लूप्स की ज़रूरत होती है या हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई प्रोग्राम ऐसा हो सकता है जो कंटिन्यूसली आपकी जो है डिवाइस एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है या देख रहा है कि कोई नई डिवाइस तो प्लग इन नहीं हो रही, तो वो एक काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप के अंदर अपना प्रॉप चला रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में टर्मिनल कंडीशन जो है वो डिपेंड कर सकती है किसी और फैक्टर के ऊपर। मिसाल के तौर पे कोई एरर आ गया अगर, तो हो सकता है आप उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दें। तो आपको उस सूरत में जो लूप का एक्सप्रेशन है उसकी बजाय अलग से कंडीशन को मेंशन करना पड़ता है और लूप से बाहर जाना पड़ता है। तो उस सूरत में आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि जी अगर कोई एक्सेप्शनल कंडीशन अगर हो गई है तो ब्रेक करते हैं। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आप वाइल में या डू वाइल में या फॉर लूप में एग्जीक्यूट करेंगे, आप लूप से बाहर चले जाएंगे। अभी ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल हमने स्विच केस में भी देखा था। तो ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी किसी भी लूप के अंदर, तो आप लूप से इमीडिएटली बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरीके से जो कंटिन्यू है, जैसे ब्रेक आपको लूप से बाहर आगे ले जाती है, इसी तरीके से कंटिन्यू आपको वापस लूप के स्टार्ट में ले जाती है। So we have these two features available, continue and break, which can disrupt the usual way the loop is executing. Continue will take you to the start of the loop again, and break will take you to the end of the loop. So this is an example where we demonstrate the use of both continue and break. So हम इस example को भी अच्छा, अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ फॉर लूप है जिसके अंदर 2 सेमी कॉलन्स है। इसका मतलब है कि ये एक इनफाइनाइट लूप है, ये हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, 2 नंबर्स एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं num1 num2। अच्छा, फिर आपको एक चॉइस दी जाती है कि आप नंबर्स को तब्दील करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन नंबर्स को तब्दील करना चाहते हैं, आपने नंबर गलत इनपुट कर दिए हैं या किसी भी वजह से यू वांट टू चेंज दोस नंबर्स। फिर आप चेक करते हैं कि अगर यूज़र ने Y प्रेस किया है, इसका मतलब है कि यूज़र नंबर तब्दील करना चाहता है, आप कंटिन्यू लिख देते हैं। अब कंटिन्यू क्या करेगा, इट विल टेक यू टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप अगेन। आप दोबारा आके एंटर 2 इंटीजर्स प्रिंट करेंगे, 2 नंबर एंटर करेंगे और फिर दोबारा यूज़र से पूछेंगे कि आप अपने नंबर तब्दील तो नहीं करना चाहते। अगर यूज़र Y की बजाय कोई और चीज़ ऑप्ट करता है तो फिर आप नीचे आके नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और नंबर्स की एडिशन प्रिंट कर देंगे और उसके बाद आप फिर कहेंगे प्रेस X टू एग्जिट और एनी अदर की टू रिकैलकुलेट। अब अगर आप X प्रेस करेंगे तो ब्रेक स्टेटमेंट के ज़रिए आप लूप से बाहर चले जाएंगे और अगर आप कोई और चीज़ प्रेस करेंगे तो आप दोबारा लूप के स्टार्ट में चले जाएंगे क्योंकि लूप यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और जब आप लूप से बाहर आएंगे तो आप ये मैसेज प्रिंट करके एग्जिट कर जाएंगे। सो हम इसको रन करके देख लेते हैं। So enter 2 integers, we enter 2 and 3. So now it says, do you want to correct the numbers? Suppose I say yes, I want to correct the numbers. So it says, okay, you can enter the numbers again. So I say, okay, I want to enter 2 and 5, and this time I don't want to correct the numbers.
So it says okay, 2 into 5 is 10 and 2 plus 5 is 7. And now press X to exit or any other key to recalculate. If I want to recalculate, I can press any other key and give any two integers, and I say no, and now I can press X to exit from this program. It says goodbye and exits. Right? Any question so far in this? Yes, sir. G, if you have any question, go ahead. जी बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज आई विल गो अहेड. नहीं सर, कोई सवाल नहीं। Okay, next is the demonstration of nested loop. जैसे हमने if statements को नेस्ट किया था, उसी तरीके से हम loops को भी नेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, इस एग्जाम्पल में मिसाल के तौर पे हम दो अरेज लेते हैं और दोनों अरेज के नंबर्स को आपस में म्यूचुअली मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो हमने दो अरेज के साइज अलग अलग लिए. एक अरे 1 लेंथ ली 3 और दूसरी अरे 2 लेंथ ली 5. फिर हमने अरे 1 डिक्लेयर कर लिया माई नम्स 1 के नाम से और अरे 2 डिक्लेयर कर लिया माई नम्स 2 के नाम से. इसमें 3 एलिमेंट और इसमें 2 एलिमेंट. एंड नाउ वी मल्टीप्लाइंग ईच इंट इन माई नम फर्स्ट बाय ईच इन माई नम्स 2. आपने किया क्या, दो लूप्स लगाए. फॉर इंट इंडेक्स 1 0, इंडेक्स 1 लेस देन अरे 1 लेंथ, इंडेक्स प्लस प्लस. और इसके अंदर दूसरा लूप लगाया दूसरे अरे के लिए. इंट इंडेक्स 2 0 से इनिशलाइज किया और जब तक वो अरे 2 की लेंथ से कम है तो उसमें इंक्रीमेंट. और किया क्या आपने कि पहले अरे के नंबर को दूसरे अरे के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते गए. ठीक है, सो अब बेसिकली होगा क्या कि जब आउटर अरे है, जब आउटर लूप चलेगा तो ये 0 इंडेक्स को सिलेक्ट करेगा. तो माई नम्स 1 के 0 इंडेक्स पे 35 पड़ा हुआ है और ये अंदर वाला लूप उसके अगेंस्ट दो बार चलेगा, एक बार 20 के लिए, एक बार -1 के लिए. सो दिस विल गिव यू 35 इंटू 20 एंड 35 इंटू -1. उसके बाद आप अंदर वाले लूप से बाहर आएंगे, बाहर वाले लूप में आके का इजाफा करेंगे तो ये -3 पे आ जाएगा. सो दिस विल गिव यू -3 इंटू 20 -3 इंटू -1. फिर अंदर वाला लूप एग्जिट करेगा, बाहर वाला लूप एक इंक्रीमेंट करेगा तो दिस विल गिव यू 0 इंटू 20 एंड 0 इंटू -1. तो बाहर वाला लूप अगर 3 बार चलेगा तो अंदर वाला लूप उसके हर एक के अगेंस्ट 2 बार, यानी टोटल 6 बार चलेगा. इस एग्जाम्पल को भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. So you see this 35 into 20, 35 into -1, -3 into 20, -3 into -1, and then 0 into 20 and 0 into -1. If you have any doubt about the way these loops are working, you can ask. Okay. Okay, next is dealing with multi-dimensional arrays using nested loops. इस एग्जाम्पल में हम एक 2 dimensional array जो है उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग नेस्टेड लूप्स. ठीक है सर जी. सर अगर नेस्टेड लूप की आप थोड़ी सी मतलब एग्जांपल करा देते हैं तो मतलब सारे क्लियर हो जाए लॉजिकल टाइप से. जी, किससे सर मैंने एग्जाम्पल कहा करवा अगर दूं? आप नेस्टेड लूप की सर एक लॉजिकल टाइप से थोड़ी सी एग्जांपल करवा दें. यानी कॉम्प्लेक्स मतलब सर जैसे वो डायग्राम प्रिंट कराते होते हैं, मतलब इस तरह के कोई और मतलब अच्छी सी थोड़ी सी एग्जांपल. ओके 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 ओके. फिलहाल हम एक अरे को अरे को देख लें. हम 2 dimensional अरे को इसके साथ हैंडल करके देख लें. ठीक है, ओके सर. ओके. सो ये एक एग्जांपल जिसमें हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की. यहाँ पे हम एक 2 dimensional अरे जो है उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हैं. सो
ओके, नाउ वी हैव अ टू डायमेंशनल अरे जिसके नंबर ऑफ रोज हमने 3 रखे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमने 4 रखे हैं और उसको इनिशलाइज भी कर दिया है। तो ये इसके अंदर आपको 3 रोज और 4 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये लूप देखिए, आपने इसका इंडेक्स रखा रो के नाम से, रो 0, रो लेस देन नम रोज और रो प्लस प्लस, और फिर कॉलम में भी आपने यही किया, कॉलम 0, कॉलम लेस देन नम कॉलम्स और प्लस प्लस कॉलम्स, और फिर आपने इसके एलिमेंट्स को सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इस लूप को ज़रा गौर से देखिए और आपको मुझे ये बताना है कि क्या आपको ये बात समझ आ रही है, सेंसिबल लग रही है कि अरे के इंडेक्सेस इसी तरीके से आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लूप। अगर आपको इसमें कोई डाउट महसूस होता है तो मुझे बताइए। Can everybody understand these indexes and the values at those respective indexes? ऑलमोस्ट सर, थोड़ी सी ऊपर से जा रही है, थोड़ी सी समझ आ रही है। Look, अब इसको ज़रा देखिए लूप को यहाँ गौर से कि कैसे काम कर रही है। आपने रो को 0 से इनिशलाइज किया, ठीक है, और कहा कि जब तक रो नाम से कम है, नाम रोज से कम है, रो को 0 से इनिशलाइज कर दिया, तो रो में 0 है। फिर आप अंदर आ गए, कॉलम को 0 से इनिशलाइज कर दिया। अब आपने प्रिंट क्या किया, माई इंड्स रो कॉलम, रो 0 है, कॉलम भी 0 है, रो 0 कॉलम 0, 34। उसके बाद क्या हुआ, कॉलम में 1 का इजाफा हो गया, कॉलम 1 हो गया, 1 4 से कम है। दोबारा आए, रो 0 ही है, कॉलम 1 हो गया, -1 प्रिंट हो गया दिस। फिर कॉलम में 1 का इजाफा हुआ, कॉलम 2 हो गया, 2 4 से छोटा है। अब रो 0 कॉलम 2 ये प्रिंट हो गया। फिर कॉलम में 1 का इजाफा हुआ, कॉलम 3 हो गया, 3 भी 4 से छोटा है। अब रो 0 कॉलम 3 22 प्रिंट हो गया। फिर कॉलम में इजाफा हुआ, कॉलम 4 हो गया, 4 4 से छोटा नहीं है। इस लूप से आप बाहर चले गए, दोबारा आउटर लूप में आ गए। अब रो में 1 का इजाफा हुआ, रो 0 से 1 हो गई। फिर आप अंदर आ गए, कॉलम को फिर 0 कर दिया, तो अब रो 1 कॉलम 0, फिर रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, फिर कॉलम की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो आप इस लूप से एग्जिट करके बाहर चले जाएंगे और रो की वैल्यू अब 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट इज मूविंग, राइट। अच्छा, अब एक छोटी सी ट्वीक आप इसमें इसी में मिसाल के तौर पे ये कर सकते हैं कि जो आपने अरे ऊपर इनिशियलाइज करवाया है, व्हाई नॉट कि हम उस अरे की वैल्यूज को प्रिंट कर लें, सॉरी इनपुट कर लें। Suppose I give it this and this, right? अब हमें इनपुट करना है तो हम कहते हैं ओके, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये कहते हैं कि बजाय इसके कि ये वैल्यूज़ यहाँ पे इस तरीके से इनिशलाइज्ड हों, हम इन्हें इनपुट करते हैं लूप के ज़रिए। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी।
It's the same thing that we are doing actually. So इंटीजर 0 0 आप एंटर कीजिए, मैं सिंपल 1 2 3 एंटर कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So you get the same values again, 1 2 3 4, right? So you see, it's one simple method. आप इसको रो वाइज करना चाहते हैं तो आप इसको रो वाइज कैसे कर सकते हैं कि आउटर लूप में आप रो चला देंगे, इनर लूप में आप कॉलम चला देंगे, और आप जो एरे की वैल्यूज़ हैं उनको इनपुट भी कर सकते हैं और एरे की वैल्यूज़ को आउटपुट भी कर सकते हैं, राइट? अहम चीज़ ये होती है कि जब आप 2 डिमेंशनल एरेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको इंडेक्सेस की समझ अच्छे से होनी चाहिए कि इंडेक्स कैसे मूव कर रहे हैं। इट्स प्रीटी मच लाइक मैट्रिसेस, लेकिन चूँकि कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली मैट्रिक्स की तरह नहीं होती, आपको लीनियर वेक्टर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करना होता है, सो इट कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट बेटर दैट्स गुड फॉर यू। Okay, next is an example of Fibonacci numbers. Do you know what are Fibonacci numbers? सर वो No, दो sir. नंबर को सम करते हैं तो अगले का अगला अगला नंबर मिलता है। Fibonacci सीरीज एक सीरीज है जिसके अंदर हर अगली टर्म पिछली दो टर्म्स का सम होती है। पहली दो टर्म्स इसकी फिक्स होती हैं 0 1. The first two terms of Fibonacci numbers are 0 and 1, and each next term is the sum of the previous two terms. So पहली दो टर्म 0 1, अगली टर्म 1 और 0 का सम 1, अगली टर्म 1 और 1 का सम 2, फिर अगली टर्म 2 और 1 का सम 3, फिर अगली टर्म 3 और 2 का सम 5, फिर 5 और 3 का सम 8, और फिर 8 और 5 का सम 13 एंड सो ऑन। ठीक है? अच्छा, Yes, sir. इसको भी हमने एक लूप के अंदर नेस्ट करके किया हुआ है। हम देखते हैं कि ये एग्जांपल कैसे काम कर रही है। सो वी फर्स्ट टेक अ सिंपल वर्जन ऑफ दिस। पहले तो मैं ये करता हूँ कि इनको कमेंट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी कि हम चाहते हैं कि हम 5 टर्म्स कैलकुलेट करें। नम्स टू कैलकुलेट हमने लिख दिया 5। ठीक है, आप इसको 5 को चेंज भी कर सकते हैं, 6 7 8 व्हाटएवर। ठीक है, दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट 5 Fibonacci नंबर्स एट ए टाइम। ठीक है, आपने दो नंबर डिक्लेयर किए, नम 1 नम 2। नम 1 को 0 दे दिया, नम 2 को 1 दे दिया। ये पहली दो टर्म्स हैं, आप समझ लें आपने पहली दो टर्म्स फिक्स कर दी, आपने इनको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये 0 और 1 प्रिंट कर देगा। अच्छा, उसके बाद आपने लगाया एक लूप फॉर काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर इज लेस देन नम्स टू कैलकुलेट विच इज 5, एंड देन काउंटर में इजाफा आप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप करते क्या हैं, आप प्रिंट करते हैं num 1 प्लस num 2। अब ये वही बात कि आपने num 1 और num 2 का सम करके प्रिंट करना है। तो जब आप ये प्रिंट करेंगे तो पहले 0 1 था, तो अगली टर्म भी 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब जब आप 1 प्रिंट कर लेंगे तो आपको मालूम है कि अगली टर्म जो है उसमें जो पिछला num 2 था वो num 1 बन जाएगा, और जो सम आपने निकाला था वो num 2 बन जाएगा। बात समझ आई नहीं? सर ये एक इटरेशन आप वो वेरिएबल्स के साथ लिख देना ऐसे वो डॉक्यूमेंट्स में। मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ। देखिए, फ़र्ज़ करें कि इस वक्त num 1 है 1, और फ़र्ज़ करें कि इस वक्त num 2 है 2। ठीक, अगली बार जो 2 है वो num 1 बन जाएगा, और जो num 2 है वो इन दोनों का, पिछली दोनों का सम, यानी कि 3, ये num 2 होगा। जब आप अगले साइकिल में जाएंगे तो ये जो 3 है ये num 1 बन जाएगा।
और इन दोनों का, पिछली दोनों का सम 3 + 2 5 जो है ये num2 बन जाएगा। ये बात समझ आई आपको? यानी हर बार जो पहले num1 था, ठीक है, वो num2 की जगह ले लेगा और num2 और num1 का जो सम था वो num2 बन जाएगा। यानी num1 भी आगे स्लाइड होता जाएगा, num2 भी आगे स्लाइड होता जाएगा। यानी पिछली दो टर्म्स इनका सम करना है हमने। गॉट दिस? अच्छा, अब देखिए यही काम हम नीचे कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि num2 को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और कहते हैं कि जी नया num2 जो है वो पिछले दोनों नम्स का सम है। num1 और num2 को पिछलों को ऐड कर लें तो नया num2 आ जाएगा, और नया num1 जो है वो पुराना num2 है। ओके सर। ठीक हो गया? ये स्वैपिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई रिमूव दिस फ्रॉम हियर नाउ। ठीक है, सो बेसिकली अब ये 5 बार चलेगा और आपको 5 नंबर्स प्रिंट कर देगा। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दिस नाउ। सो इट सेज 0 1 और आगे 5 टर्म्स 1 2 3 5 8 एंड देन इट सेज गुड बाय। ठीक है, और हमने नेस्टेड लूप के साथ क्या किया हुआ है, हम यूज़र को ये चॉइस दे रहे हैं कि अगर वो चाहता है तो मज़ीद 5 टर्म्स भी हम उसके लिए प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़र जो है उससे हम चॉइस लेते हैं कि आप और टर्म्स प्रिंट करना चाहते हैं। अगर वो कहता है हाँ, तो ये काउंटर 0 से इनिशलाइज होकर दोबारा अगली टर्म्स पे चला जाएगा। सो वी से yes, it prints next 5. We say yes, it prints next 5. We say yes, it prints even next 5. And we say anything other than y, it says goodbye. सर जी सर वो जो आप बाइनरी फाइल्स अपलोड करते हैं उसको ओपन कैसे करते हैं? सॉरी बेटा, दोबारा कहिएगा। आई मिस्ड योर। उनमें सोर्स कोड होता है ना इनमें? सर वो जो आप बाइनरी फाइल्स अपलोड करते हैं उनमें इनका सोर्स कोड होता है ना, तो वो ओपन कैसे होती है? बेटा बाइनरी फाइल्स तो मैंने नहीं अपलोड की, टेक्स्ट फाइल्स हैं, सिंपल टेक्स्ट फाइल्स। वहाँ पे बाइनरी फाइल लिखा हुआ है सर, उनके एक्सटेंशंस। अच्छा, आप उसको ज़रा टेक्स्ट एडिटर से ओपन करके देखें ओपन होती है या नहीं। ओके सर, आप पढ़ाएं, मैं चेक करता हूँ। सिंपल टेक्स्ट एडिटर में खोल के देख लें, इट शुड वर्क आई थिंक। ओके जी, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंक्लूड हो गया। आइटरेशंस और डिसीजंस वाला काम हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इन दी एंड यू विल हैव गुड टाइम विद दोज आई होप।